2 मार्च 2003 की सुबह महाराष्ट्र के नासिक शहर में एक प्रेस के ठीक बाहर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर क्या था ये जानने के लिए पूरा देश बेताब था। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि अंदर क्या था। असली सवाल ये था, ये सब कैसे हुआ। कैसे एक आदमी ने पूरे देश के कानूनी तंत्र को अपनी मुट्ठी में कर लिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में अकेला था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस वक्त भारत में स्टैंप पेपर का एक बड़ा संकट था। सरकार के पास इतनी प्रिंटिंग क्षमता नहीं थी कि पूरे देश की डिमांड पूरी कर सके। लोगों को स्टैंप पेपर के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। कोई जमीन खरीदनी हो, कोई लोन लेना हो, कोई कोर्ट में केस दाखिल करना हो, हर जगह स्टैंप पेपर चाहिए था। और इसी कमी का फायदा उठाने वाला एक शख्स था, अब्दुल करीम तेलगी। लेकिन तेलगी कौन था, ये जानने से पहले ये समझ लीजिए कि उसने अकेले दम पर यह सब नहीं किया था। उसके पीछे एक पूरा तंत्र था। एक ऐसा तंत्र जिसमें सरकारी अफसर थे, पुलिस के बड़े अधिकारी थे, बैंक मैनेजर थे, वकील थे और यहां तक कि जेल के अंदर बैठे लोग भी थे। ये कोई अकेले का खेल नहीं था, ये एक पूरा सिंडिकेट था। तेलगी की कहानी शुरू होती है कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे खानापुर से। 1961 में जन्म। बाप रेलवे में नौकरी करता था। जब तेलगी छोटा था तभी बाप चल बसा। घर में पैसे नहीं थे, मां ने मजदूरी की। तेलगी ने ट्रेन में फल बेचे, मूंगफली बेची। एक हाथ में टोकरी, दूसरे हाथ में सपना। ट्रेन में वो रोज देखता था कि सूट बूट वाले लोग कागज के एक टुकड़े पर दस्तखत करके लाखों रुपए के लोन ले जा रहे हैं। वो कागज था स्टैंप पेपर। उस वक्त तेलगी को नहीं पता था कि यही कागज एक दिन उसकी तकदीर बदल देगा। थोड़ी पढ़ाई की, बीकॉम किया, फिर सोचा क्यों ना गल्फ चला जाए। सऊदी अरब पहुंचा। वहां देखा कि हजारों मजदूर बिना पेपर के फंसे हुए हैं। किसी के पास सही वीजा नहीं, किसी के पास सही पासपोर्ट नहीं। तेलगी ने वहां नकली पासपोर्ट और दस्तावेज बनाने शुरू कर दिए। ये काम उसे आ गया था। लेकिन 1991 में सऊदी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जेल हुई, फिर देश से निकाला। वापस भारत आया तो खाली हाथ था, लेकिन दिमाग में वही चीज घूम रही थी, कागज, दस्तावेज और सिस्टम की कमजोरियां। 1994 के आसपास तेलगी की मुलाकात हुई एक सरकारी स्टैंप वेंडर से। यानी वो असली स्टैंप पेपर बेचता था, लेकिन जब स्टैंप पेपर की कमी थी तो उसके पास भी पर्याप्त सप्लाई नहीं थी। उसने तेलगी से कहा, तू नकली बना दे, मैं बेच दूंगा। तेलगी ने हाँ कर दी, लेकिन उसने सोचा आधे अधूरे नकली से क्या होगा। ऐसा करो कि कोई फर्क ही ना पहचाने, असली जैसा ही बनाओ। इसके लिए उसे चाहिए थी असली मशीनें, असली कागज, असली स्याही। और यहीं से शुरू हुआ तेलगी के साथियों का नेटवर्क। सबसे पहले उसने पैसे बांटे, बहुत सारे पैसे। नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में उसने अपने आदमी बिठा दिए। ये वही प्रेस थी जहां सरकार अपने स्टैंप पेपर छापती थी। तेलगी ने वहां के अफसरों को खरीद लिया। बदले में उन अफसरों ने उसे वो मशीनें दिलवा दी जिन्हें सरकार ने बेकार समझकर बेच दिया था। लेकिन वो मशीनें बिल्कुल वैसी ही थीं। असली प्रेस में जैसी मशीनें थीं वैसी ही। कागज की सप्लाई कौन करता था? तेलगी ने कागज बनाने वाली फैक्ट्रियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। वही कागज, वही जीएसएम, वही वाटरमार्क। स्याही कहां से आती थी? सरकारी स्याही सप्लाई करने वाले ही तेलगी को स्याही पहुंचाते थे। यानी असली प्रेस में जिस चीज से असली स्टैंप पेपर बनता था, ठीक उसी चीज से तेलगी अपने प्रेस में नकली बना रहा था। फर्क सिर्फ इतना था, असली प्रेस में एक स्टैंप पेपर छपने में 10 दिन लगते थे, तेलगी के प्रेस में 10 मिनट। और क्वालिटी इतनी असली जैसी कि पहचानना लगभग नामुमकिन था। अब उसे चाहिए थे लोग जो ये स्टैंप पेपर बेचें। तेलगी ने एमबीए ग्रेजुएट्स को हायर किया। स्मार्ट लड़के, सूट बूट वाले। उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि बैंक में कैसे जाना है, मैनेजर से कैसे बात करनी है, किस तरह से किसी को शक नहीं होने देना है। तेलगी के 300 से ज्यादा एजेंट देश के 18 राज्यों और 72 शहरों में फैल गए। हर रोज ट्रकों में भरकर नकली स्टैंप पेपर देश भर में भेजे जाते थे। लेकिन इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए उसे पुलिस की भी जरूरत थी। उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो ऊपर से ऑर्डर दे सके कि तेलगी को कोई परेशान ना करे। और तेलगी को वो भी मिल गया। कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिसे तेलगी हर महीने करोड़ों रुपए देता था। बदले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तेलगी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई रोक देते थे। कोई छापा मारता था तो पहले से सूचना मिल जाती थी। कोई पुलिस वाला शक करता था तो उसे ट्रांसफर करवा दिया जाता था। तेलगी के पास पुलिस प्रोटेक्शन था। वो खुलेआम अपना कारोबार कर रहा था। बैंक मैनेजर भी उसकी जेब में थे।
बैंक वाले जानते थे कि तेलगी के पेपर नकली हैं, लेकिन वो चुप थे क्योंकि उन्हें अपना कमीशन मिलता था। वकील भी चुप थे क्योंकि उन्हें भी हिस्सा मिलता था। ये कोई अकेले का खेल नहीं था, ये एक पूरा सिंडिकेट था। तेलगी का बिजनेस इतना फल फूल रहा था कि असली स्टैम्प पेपर बेचने वालों की दुकानें खाली हो गई थी, क्योंकि तेलगी का पेपर सस्ता था। असली स्टैम्प पेपर की कीमत 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक होती थी। तेलगी उसे 5 रुपए में बेचता था, क्योंकि उसकी लागत थी सिर्फ 50 पैसे, 10 गुना मुनाफा। और जब पूरा देश उससे खरीदने लगा तो तेलगी के पास पैसों की बारिश हो गई। हर महीने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार। एक अनुमान के मुताबिक तेलगी ने अपने करियर में करीब 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया था। 30,000 करोड़, यह संख्या इतनी बड़ी है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन तेलगी की एक कमजोरी थी, एक ऐसी कमजोरी जिसने उसका पूरा साम्राज्य ढा दिया। वो कमजोरी थी दिखावा। तेलगी को मुंबई के 5 स्टार होटलों में जाने की लत थी। उसे डांस बार में घंटों बैठने की लत थी। कहा जाता है कि एक रात तेलगी ने डांसर पर 80 से 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। इतना पैसा देखकर बार के मालिक को शक हुआ, यह आदमी कौन है जो एक रात में 1 करोड़ के करीब उड़ा रहा है। बार मालिक ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, और धीरे धीरे ये खबर पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस को शुरुआत में यकीन नहीं हुआ। एक फल बेचने वाला जो ट्रेन में मूंगफली बेचता था, वो एक रात में 90 लाख रुपए कैसे उड़ा सकता है। जांच शुरू हुई। पुलिस ने तेलगी के ऑफिस पर छापा मारा तो उन्हें वहां से इतने स्टैम्प पेपर मिले कि गिनती करना मुश्किल था। उन्हें मिला कि तेलगी के पास असली प्रेस जैसी मशीनें हैं, और धीरे धीरे ये साफ हो गया कि ये कोई छोटा फ्रॉड नहीं, बल्कि एक संगठित राष्ट्रीय स्तर का घोटाला था। और एक के बाद एक नाम सामने आते गए। सरकारी अफसर, बैंक मैनेजर, वकील और भी बहुत से लोग। तेलगी अकेला नहीं था, उसके साथ सैकड़ों लोग थे। तेलगी को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलगी को जब पहली बार यरवदा जेल में रखा गया तो वहां के जेलर और गार्ड उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। सोच रहे थे ये नकली स्टैम्प पेपर वाला आ गया, अब यहीं सड़ेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में तेलगी ने वहां का माहौल पलट दिया। उसने जेल के अंदर पैसे बांटने शुरू कर दिए। पहले छोटे गार्डों को, फिर हेड गार्डों को, फिर जेलर को, फिर सुपरिटेंडेंट को। पैसे ने सबका मुंह बंद कर दिया। तेलगी को जेल के अंदर वो सब मिलने लगा जो एक आम कैदी को नहीं मिलता। अलग से खाना, अलग से कमरा, मोबाइल फोन, इंटरनेट। वो जेल के अंदर बैठकर बाहर दुनिया से बात कर रहा था। उसके आदमी बाहर खड़े थे, उसके ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तेलगी ने जेल के अंदर ही एक छोटा सा ऑफिस बना लिया था। उसके पास लैपटॉप था, प्रिंटर था, और यहाँ तक कि एक अलग फोन लाइन थी। गार्ड उसके लिए चाय लाते थे, खाना लाते थे, और उसके लेटर बाहर पहुंचाते थे। तेलगी ने जेल के अंदर ही नए लोगों से मुलाकातें की। जो कैदी उसके संपर्क में आए, उनमें से कुछ उसके नए साथी बन गए। उसने उन्हें पैसे दिए, उन्हें काम सिखाया और उन्हें बाहर भेज दिया। जेल तेलगी के लिए एक बिजनेस सेंटर बन चुका था। एक हर बार तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। तेलगी जेल के अंदर था और उसी समय उसकी एक प्रेस पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस सोच रही थी कि अब तेलगी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसी रात जेल के अंदर से तेलगी ने अपने आदमियों को फोन किया। उसने बताया कि कौन से दस्तावेज नष्ट करने हैं, कौन सी मशीनें छुपानी हैं और पुलिस को कैसे गुमराह करना है। अगली सुबह जब पुलिस वापस गई तो प्रेस खाली था, मशीनें गायब थीं, कागज गायब था, सबूत गायब थे। तेलगी ने जेल के अंदर बैठे बैठे पुलिस को चकमा दे दिया था। तेलगी का असली दिमाग तब दिखा जब उसने जेल के अंदर ही अपने खिलाफ चल रहे केसों की पैरवी शुरू कर दी। उसने वकीलों को पैसे दिए, कोर्ट में याचिकाएं दायर करवाईं, कहा कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वो जेल से बाहर आने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि कई बार वो सफल भी हुआ। उसे जमानत मिली, वो जेल से बाहर आया, फिर से अपना काम शुरू किया, फिर से पकड़ा गया, फिर से जेल गया। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। तेलगी के लिए जेल जाना कोई सजा नहीं थी। वो जेल को अपनी ताकत बनाने की जगह समझता था। लेकिन सबसे बड़ा राज जो बाद में सामने आया वो था तेलगी की उन डायरियों का। उसने जेल के अंदर रहते हुए कई डायरियां बांट डाली। उनमें लिखा था कि किसने कब उससे पैसे लिए, किसने कब उसकी मदद की, किसने कब उसे धोखा दिया। हर नाम, हर तारीख, हर रकम। ये डायरियां तेलगी का सबसे बड़ा हथियार थी। उसने जांच एजेंसियों से कहा, अगर मुझे सजा देनी है तो इन नामों को भी सजा दो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, तेलगी की डायरियां रहस्य बनकर रह गईं। कुछ गायब हो गईं, कुछ पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। तेलगी जेल के अंदर सड़ता रहा, लेकिन उसके साथ ही बाहर फलते फूलते रहे।
यही तेलगी की कहानी की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। एक आदमी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया, लेकिन सिस्टम ने उसे ऐसे निगल लिया जैसे वो कभी था ही नहीं। तेलगी को सजा हुई, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और तेलगी के तमाम साथी पकड़े गए। तेलगी स्कैम ने भारत के कानूनी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर किया। एक आम आदमी जो कभी ट्रेन में फल बेचता था, उसने कैसे पूरे देश को हिला दिया? इस सवाल का जवाब है भ्रष्टाचार, लापरवाही और सिस्टम की कमियों ने मिलकर इस घोटाले को संभव बनाया। तेलगी अकेला नहीं था, उसके साथ हजारों लोग थे। आज तेलगी इस दुनिया में नहीं रहा। साल 2017 में बेंगलुरु में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि जब सिस्टम कमजोर होता है तो एक आम आदमी भी उसे हिला सकता है। और सबसे बड़ी बात, तेलगी अकेला नहीं था, वो सिर्फ एक कड़ी था। असली जंजीर तो उन लोगों की थी जो उसके साथ खड़े थे। और शायद यही सबसे बड़ा सच है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और सनसनीखेज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।